सबसे पहले तो जो मैं आपकी डेजिग्नेशन पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ी सी वो प्रमोशन वाली खुशबू आ रही, क्योंकि पहले आपकी डेजिग्नेशन सीईओ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज होता था, अब सीईओ निर्मल बंग इक्विटीज। तो क्या इसे मैं प्रमोशन समझ के आपको बधाई दे दूं? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, कंपनी तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ही करती है, तो चाहे ये डेजिग्नेशन हो या वो डेजिग्नेशन तो सेम ही है। लेकिन हम ऑब्वियसली निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के 100% सब्सिडरी हैं और प्योरली इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है। तो आपको वैसे भी पार्टी दे देंगे अनुज जी। बस आप विचार। जी जी जी। बस ये कोरोना का मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, आप इशारा समझ चुके हैं। और मैं और राहुल जी काफी लंबे समय तक साथ में काम भी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमने बहुत अच्छी पारी साथ साथ में खेली है। इसलिए मैं इनकी रिसर्च का बड़ा कायल हूं और बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आमतौर पर मैंने ऐसा देखा है कि जो हमारे एनालिस्ट हैं वो सेक्टर और स्टॉक्स की तगड़ी रिसर्च करते हैं, उनकी ग्रिप ब्रॉडर मार्केट पर कम होती है। मार्केट पर व्यू बनाने के बजाय वो स्टॉक्स और सेक्टर पर व्यू बनाते हैं। लेकिन राहुल के साथ में सबसे बढ़िया बात यह है, दोनों जगह बड़ी गहरी पकड़ है। और लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी, आपके निफ्टी के टारगेट थे 15,500 के आसपास, 15,431 का लाइफ हाई, लगभग वहां तक पहुंचकर बाजार करेक्ट भी हुआ है। पहले तो ये बताएं, इस वक्त बाजार पर आपका व्यू क्या है? तो अनुज जी, आई थिंक बहुत ही हेल्दी एक करेक्शन आ चुका है। निसंदेह ये कोरोना की वजह से आया है। पहले शुरू तो यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से हुआ था, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, और एक डर सा बैठ गया है दोबारा ये लॉकडाउन की वजह से कि जो जीडीपी के प्रोजेक्शंस थे, क्योंकि महाराष्ट्र एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है जीडीपी कंट्रीब्यूशन की तरफ इंडिया से, तो हो सकता है कि थोड़ी डाउनवर्ड रिविजन हो। लेकिन आई थिंक उसके चलते एक अच्छा सा करेक्शन तो ऑलरेडी आ गया है। मुझे नहीं लगता अनुज जी कि यहां से कुछ ज्यादा भयंकर कनेक्शन आने की ज्यादा संभावना है। ऑलरेडी 14,1300 के आसपास की निफ्टी है। यहां से 5-1% भी आई थिंक इज अ वर्स्ट केस। आई मीन करंट एविडेंस पे अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 13,500 से कम गिरेगा यहां से। तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली अ गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग। देखिए अनुज जी, ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है हमारा। और अगर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करेंगे, सीआईओ से बात करेंगे, ऑन एवरेज सब पूरे इन्वेस्टेड नहीं है। सब कहेंगे कि हमारे पास करीबन 5 से 8% तक की कैश लेवल होल्डिंग है। और ये मैं बात कर रहा हूं जब निफ्टी 15,000-15,500 के आसपास था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं और उसका 10% भी कैश है, तो वो लोअर लेवल्स पे बहुत ही आसानी से डिप्लॉय हो जाता है। तो मैं इसी के चलते कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि यहां से ज्यादा इंक्रीमेंटल डाउनसाइड आएगा। इन अ वर्स्ट केस 13,500, बट अनुज जी, ये सब चीजें टाइम नहीं हो सकती। स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई है। हालांकि निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा है, लेकिन स्टॉक्स उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में गिरे हैं। तो ये एक बुरी जगह नहीं होगी निवेश करने के लिए। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड साल रहेगा, 13,500-14 नीचे में, 15,500 ऊपर। भयंकर रैली दोनों तरफ मिलेगी, बहुत ही भयंकर ऊपर की तरफ भी मिलेगी, नीचे की तरफ भी। लेकिन थोड़ा कंसोलिडेटिंग ईयर होगा, कुछ 1,500-2,000 पॉइंट के बीच में। लेकिन पैसे बनाने के मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे। बिल्कुल, तो गिरावट में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निवेश के मौके ढूंढने। और 13,500-14,000 रुपए की रेंज के लेवल की रेंज में जो अगर निफ्टी आता है तो वो काफी मजबूत होगा। लेकिन क्या तब तक राहुल जी ये समझे कि तब तक बैंक, एनबीएफसी जो ज्यादा रिस्की लगते हैं कोरोना के वक्त, क्या इनसे दूर रहकर दूसरे डिफेंसिव में कैसे पोर्टफोलियो चर्निंग कैसे करनी है? देखिए अनुज जी, एक शॉर्ट टर्म व्यू होगा और एक लॉन्ग टर्म व्यू होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलिए तो मुझे लगता है कि फार्मा एफएमसीजी में थोड़ा पैसा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसी स्थिति में है जब हम अप्रैल लास्ट ईयर में थे, जब फार्मा, लीवर वगैरह बहुत अच्छा कर रहे थे। आप देखिए कुछ पिछले दिनों में लीवर ने भी काफी ठीक ठाक मुंह दिखा दिया है। ऑलमोस्ट 2,500 का भाव लीवर पे भी हो गया है। इट्स ओनली अबाउट 150 रुपीज अवे फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। तो इसके चलते मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आप फार्मा एफएमसीजी में हो सकता है कि ज्यादा झुकाव हो। लेकिन आपने, जैसे कहते हैं रानी जी, यू हिट द नेल ऑन द हेड। अगर आपका 1 से 1.5 साल का व्यू है तो आपको अभी बैंक्स में निवेश करना चालू कर देना चाहिए, पूरे बीएफएसआई सेक्टर में। चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो। मुझे लगता है कि आपको ये
बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त करेक्शन आई है। तो चाहे आप कॉर्पोरेट बैंक्स ले लें, आईसीआईसीआई, एक्सिस, रिटेल बैंक्स ले लें, एचडीएफसी जैसे, या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, मैक्स लाइफ वगैरह, आप एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं बीएफएसआई में, क्योंकि बहुत ही तगड़ी करेक्शन आई है। मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 15 महीने का व्यू लेके चलें तो हो सकता है कि ये सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है। ओह वंडरफुल। तो बैंक्स, एनबीएफसी जो ज्यादा करेक्शन दे चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लंबा अगर आप सोचें साल डेढ़ साल का, तो सबसे ज्यादा पैसा वही बनेगा। कुछ एक आपके फेवरेट सेक्टर्स हैं, उन पर भी मैं राय लूंगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट सीजन की हो चुकी है शुरुआत, तो एक बार आपसे आईटी शेयरों पर राय लेना चाहता हूं। रिजल्ट से पहले सारे मजबूत और रिजल्ट के आने के बाद थोड़ी धुलाई होती दिख रही है। क्या महंगे हैं, या गाइडेंस उतना मजबूत नहीं है, या फिर वाकई में लोगों ने उम्मीदें ज्यादा लगा ली थी? अनिल जी, इसका जवाब मैं यही कहूंगा कि ये प्राइस टू परफेक्शन थे। इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में जो प्राइस टू परफेक्शन हो गए हैं। तो अगर आप इनलाइन रिजल्ट्स भी दे देंगे तो शायद मार्केट उससे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा और आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स इतने कोई खराब नहीं थे, बाय एंड लार्ज इनलाइन ही थे, लेकिन जिस तरह की प्राइस टू अर्निंग्स आई थिंक 26-27 टाइम पे पहुंच गई थी फॉर एन आईटी कंपनी, तो वहां से अगर आप 15-20% की रिटर्न्स की आप बात कर रहे हैं तो पी 30 क्रॉस कर जाता है। तो उस बेसिस पे यू हैव टू बीट एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई भयंकर खराब आया है। इन्फोसिस की बात की जाए तो जो टीसीवी नंबर है उनका बहुत ही स्ट्रांग आया है। आई थिंक 12 से 14% की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो टीसीवी नंबर है, मुझे तो लगता है हो सकता है कि वो उसको बीट भी कर जाए। 15-16% का भी शायद ग्रोथ आ जाए FY22 में, जो हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें कोई चिंतित होने की बात है। प्राइस टू परफेक्शन थे, बीट नहीं हुए एक्सपेक्टेशन, हल्का सा करेक्शन आ गया। क्वालिटी स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो में आप आराम से ऐड कर सकते हैं। या तो इस करेक्शन में आपको आईटी शेयरों में भी खरीदारी करनी है, और चूंकि आपने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये भी वो स्पेस है जो करेक्ट हुई, यहां पर खरीदारी करनी है, तो आपके पसंद के शेयर कौन से हैं इस स्पेस में? तो अनिल जी, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप कॉर्पोरेट बैंक्स देखें तो मेरा नंबर 1 पिक शायद आईसीआईसीआई बैंक होगा, रिटेल में एचडीएफसी बैंक होगा, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस ले रहे हैं तो एचडीएफसी लिमिटेड होगा, इंश्योरेंस की बात करें तो मैक्स लाइफ होगा, और अगर आप एनबीएफसी देख रहे हैं तो इतना बड़ा स्पेस है अनिल जी, आप उसमें ऑटो फाइनेंस वगैरह सब आ जाते हैं। चोला एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चोला पे हमारा काफी झुकाव रहा है काफी टाइम से, स्टॉक भी अच्छा कर चुका है। ऑब्वियसली थोड़ा टॉप से करेक्शन आया है, लेकिन अगर आप एक साल में देखें तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी आए हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आई थिंक ये, और अगर मिड कैप बैंक्स की बात करें तो आई थिंक हमारे ब्रोकरेज हाउस में सिटी यूनियन बैंक इज समथिंग दैट वी रियली लाइक। तो अगर आप ये सारे जो सब सेगमेंट्स है बीएफएसआई में, मैंने सब में एक एक नाम दे दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये 5-7-8 स्टॉक्स आप लेके चलें तो आई थिंक इट शुड, क्वालिटी नाम है। और अगर मार्केट यहां से गिर भी गया एनर्जी, तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन होगी, आपका जो अल्फा है वो ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली, एक है प्राइस अप्रिसिएशन, दूसरा है कैपिटल प्रोटेक्शन। तो जब मार्केट ऊपर जाता है प्राइस अप्रिसिएशन की बात करें, जब नीचे जाता है कैपिटल प्रोटेक्शन की बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरीके का हेज है अगर इन नामों में अगर निवेश किया जाए। ओके।